Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining me again for this session of Gupshup with Atif. हम इस दफ़ा कुछ नया ट्राई कर रहे हैं. पिछले कई सेशंस हमने डायरेक्ट लाइव सेशंस किए हैं, तो इस सेशन को हम एक डिफरेंट तरीके से प्री रिकॉर्ड करके प्रीमियर करेंगे. ये जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम ये पूरी जो प्रोसेस है, ये मेरे लिए एक लर्निंग का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में मैं मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और उनसे सीखना चाहता हूँ. So let's see how it goes, because this will help me then maybe do more frequently ये सेशंस करना, और उसके साथ साथ डिफरेंट तरीके से भी इसको करने की हम कोशिश करेंगे. सो आज का सेशन जो 3 अक्टूबर का है, ये सेशन मैं शुरू करूंगा जो एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई है उमर शरीफ साहब के बारे में. उमर शरीफ जो हैं वो अब हम में नहीं हैं, और वो अपने रब के पास वापस जा चुके हैं. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. हम सबको चले जाना है, और हम सबको एक दिन मौत का मजा चखना है. सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो हमेशा रहने वाली है. मैं इस टॉपिक पे इसलिए भी बात करना चाहता हूं कि मेरी उम्र के जितने लोग जो मुझे देख रहे हैं या बाद में इसको देखेंगे, उन सबको आई एम श्योर आज के दिन ये फील हो रहा होगा कि उनकी लाइफ का एक पोर्शन जो है वो उनसे जुदा हो गया है. मुझे याद है बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो हम वीडियोस पे इनके प्रोग्राम देखते थे. ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स और दूसरे लोग लाके वीसीआर पे वो कैसेट्स मिलती थी और उनको देखा जाता था. सब फैमिलीज बैठ के साथ देखती थी उन प्रोग्राम्स को. और फिर उसके बाद जो है देखते ही देखते इवेंचुअली उमर शरीफ जो है वो टीवी पर भी आने लग गए, और टीवी के बाद फिर वो फिल्मों में आने लग गए, और इवेंचुअली वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गए और एक बहुत बड़े मेगा स्टार बन गए. लेकिन इस पूरी स्टोरी के पीछे बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत है और बहुत सारे और लेसन्स हैं जिसकी वजह से भी मैं उमर शरीफ साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ. नाउ अफसोस तो सबको है, और हर इट्स अ ह्यूज लॉस. इट्स ऑलमोस्ट एन एरा जो एंड हो गया है हमारे पास यहाँ पे, और एक बिल्कुल एक अहद है जो ख़त्म हो गया है. और आपको नज़र आता है कि पीछे मोइन अख्तर साहब के जाने के बाद और अब उमर शरीफ साहब के जाने के बाद बेसिकली कोई कॉमेडियन आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान में. जो भी छोटी मोटी कॉमेडी हो रही है वो रीजनल है, ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में है ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान के स्केल पर कोई ऐसा कॉमेडियन जो सबको टच कर रहा हो और सबको हंसा रहा हो आपको ऐसा नजर नहीं आता. उमर शरीफ साहब लेट 1950s में पैदा हुए, और अराउंड 1974 में 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो किया. लेकिन यहां से उनको वो मशहूर नहीं हुए, मेगा स्टार नहीं बने. जो चीज उनको मुनफरद करती है दूसरे लोगों से, कि जहां इस वक्त पीटीवी डोमिनेट कर रहा था और पीटीवी के ऊपर आने वाले कॉमेडियंस और डिफरेंट लोग क्लासिक समझे जाते थे, जैसे मोइन अख्तर और दूसरे, उन लोगों के दरमियान जगह बनाने के लिए मोइन अख्तर को उमर शरीफ को बहुत मेहनत करना पड़ी. अब हमें ये डिफरेंस भी समझने की जरूरत है कि मोइन अख्तर जो हैं वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉमेडी और मिजा लेकर हमारे सामने आते थे, और ऑफ कोर्स उनके पीछे अनवर मकसूद साहब की राइटिंग्स होती थी, और उनका बहुत ज़्यादा उनका पढ़ा लिखा होना और उनका बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना भी शामिल था. जबकि उमर शरीफ साहब ने क्या किया कि उन्होंने कराची की जो स्ट्रीट कॉमेडी थी, जो स्लैंग थी, जो गली कूचों में होने वाली बातचीत थी, जो मिजा था, उसको वो फ्रंट स्टेज पर लेकर आ गए. एक तो उन्होंने ये काम किया, और उस लैंग्वेज को और उस तरह के मजाक को वो सबके साथ उन्होंने शेयर किया. ऑन टॉप ऑफ दैट ये वो जमाना था जब इंडियन मूवीज बैन थी, और पूरी कौम उसके बावजूद इंडियन मूवीज देखती थी, और वो इंडियन मूवीज वीडियो कैसेट्स में मिलती थी. और उमर शरीफ ने एक नया रास्ता इख्तियार किया. उन्होंने अपने स्टेज शोज को रिकॉर्ड किया और फिर उन वीडियो कैसेट्स को
डिस्ट्रीब्यूट किया और एक नई पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी की, जिसमें पीटीवी पे जो मज़ा हो रहा था, जो लोग उनको देख रहे थे वो तो अलग थे, लेकिन लोग खास तौर पे जाके उमर शरीफ के प्रोग्राम जैसे बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पर है, और इसकी तो बेतहाशा किस्तें आई थी, और मेरे पास जो यहाँ लिखे हुए हैं जैसे उमर शरीफ हाजिर हो, डॉक्टर और कसाई, वलीमा तैयार है, बेतहाशा ऐसे प्रोग्राम थे जो उमर शरीफ ने ना सिर्फ लिखे, उनमें काम किया, उनको रिकॉर्ड किया और उनको मार्केट किया, और यहाँ से उनकी पहचान बनी। फिर उसके बाद देखते ही देखते वो एक ह्यूज मेगा स्टार बन गए, उनका रिकग्निशन इतना ह्यूज हो गया कि लोग उनको डिनाई नहीं कर सकते थे, तो पीटीवी ने भी उनको लेना शुरू किया, और जो बड़े एस्टैब्लिश स्टार्स थे उन्होंने उनको एक्नॉलेज करना शुरू किया, और फिर वो पीटीवी के प्रोग्राम्स में और पीटीवी के अवार्ड्स में वो आना शुरू हो गए। उसके अलावा उन्होंने ग्लोबल टूर शुरू कर दिए, इंडिया जाना, दुबई जाना और दूसरी जगहों पे। फिर वो तकरीबन 4-5 के करीब उन्होंने फिल्में भी की और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। जिस वजह से मैं उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ और जो चीज़ हमें उनसे सीखने को मिलती है, वो ये कि आप देखें, हम अक्सर पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात की थी कि हम अपनी किस्मत के ऊपर बात करते हैं कि हर चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन उमर शरीफ भी एक वो अमेजिंग स्टोरी है, जिसमें आपको नज़र आता है कि एक शख्स ने अपना रास्ता खुद बनाया। जहाँ उसके सारे रास्ते बंद थे, उसने नए रास्ते इख्तियार किए। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो गिव अप नहीं किया उसने कि एक्नॉलेज लोग उसको, जो एस्टैब्लिश लोग हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो टकराता रहा दीवार के साथ और कोई ना कोई नया छोटा-मोटा रास्ता बनाता रहा। नीयत उसकी साफ थी, मेहनत वो कर रहा था, नई इनोवेशंस वो कर रहा था, जो भी चीज़ उसको अवेलेबल थी, उसके साथ वो काम कर रहा था। पहले वो कराची में काम करते रहे, फिर वो लाहौर चले गए। तो कहने की बात ये है कि किसी को भी अगर अपनी ज़िंदगी बनानी है और उसको अपनी एक अपने पैशन और अपनी फ़ील्ड में एक नाम बनाना है, तो उसको एक पहले से चले हुए रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रास्ता भी बना सकते हैं, और उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी से अगर किसी को ये सबक सीखने की ज़रूरत है, तो वो ये सबक सीखने की ज़रूरत है कि एक शख्स जो एक बहुत ही मुतवस्सित और मैं तो कहूँगा बैकवर्ड कराची के इलाके से उठा, और उसने ऐसी पहचान बनाई कि आज जब वो गया है, तो थ्रू आउट पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड भी जितने लोग उसको जानते थे, जितने लोगों ने उनको सुना था, वो सब ये समझ रहे हैं मुझ समेत। मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का एक चैप्टर जो है, वो क्लोज़ हो गया। क्योंकि मैं कई अरसे तक अपनी ज़िंदगी में जब कोई लतीफ़ा सुनाना होता था, किसी को कोई बात कोट करनी होती थी, तो हम अक्सर कहा करते थे, जैसे उमर शरीफ कहता है या जैसे उमर शरीफ ने कहा। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में बेहतर मकाम और बेहतरीन मकाम अता फरमाए। और उन्होंने जिन-जिन लोगों की मदद की, वो जो भी सदका जारिया उन्होंने कायम किया, वो कंटिन्यू रहे। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों में उनकी ज़िंदगी से सबक सीख के भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान, लेकिन लोग आते हैं और चले जाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रहती है। ये भी हमें एक सबक सीखने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है मेरा सेक्शन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। रिसेंटली, अभी लास्ट वीक ही, जो न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर है ग्लैडीज, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। नाउ माइंड यू, ये इस टाइम के बाद हुआ है कि जब उसने बहुत ही ब्रिलियंटली और बहुत ही बहादुरी के साथ और टफ डिसीजंस लेते हुए न्यू साउथ वेल्स को, उसकी इकोनॉमी को और उसके लोगों को लीड किया, और उनको ये कोविड की थर्ड वेव से ऑलमोस्ट निकाल दिया है। इस सारे टाइम में उसने बहुत टफ डिसीजंस किए, लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उससे वो टारगेट बनी रही, लेकिन एज अ लीडर उसने शो किया कि उसके अंदर बहुत टफ डिसीजंस लेने की कैपेसिटी है, वो फेस कर सकती है चीज़ों को, और उसने सारा प्रेशर भी लिया। और उस सारी बातों की वजह से जो रिसेंट अभी सर्वेज हुए, उनमें भी ग्लैडीज की जो रेटिंग थी, वो नंबर 1 पे थी। यानी उसको श्योर शॉट यकीन था कि वो अब जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा न्यू साउथ वेल्स का, सो देयर वाज नो चांस कि वो ये इलेक्शन हार जाती। इन सारी चीजों के बावजूद, और लोग उसको पसंद भी करते थे, और वो इस वक्त लीडर भी थी न्यू साउथ वेल्स की जो लिबरल पार्टी है उसकी, सब कुछ होने के बावजूद भी उसको ये बताया गया
کہ جو کرپشن واچ ڈاگ ہے نیو ساؤتھ ویلز کا، وہ اس کے اگینسٹ ایک انویسٹیگیشن کر رہا ہے. یہ انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے خود جا کے کچھ پیسے خرد بورد کیے ہیں، یا اس نے پیسے بنائے ہیں، یا آپ نے کوئی اپارٹمنٹ بنا لیے ہیں، یا اس نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میری سڈنی تو کیا پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یا اس نے کوئی فیک جو ہے وہ فونٹ یوز کر کے اس کے اوپر ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا ہے. ایسا کچھ بھی اس کے کھاتے میں نہیں، ڈائریکٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انفیکٹ اس کے اوپر کوئی ابھی ایکوزیشن بھی نہیں ہے. صرف ایک بات ہوئی ہے کہ جو اس کا ایکس بوائے فرینڈ تھا، اس کے اوپر جو کرپشن واچ ڈاگ ہے وہ انکوائری کر رہا تھا، اور اس انکوائری کے حصے میں ان کے پاس کچھ اور ڈاکیومنٹس ان کو ملے ہیں، جس میں انہوں نے پھر گلیڈیس کو بتایا کہ ہم تمہیں بھی اب پراپرلی اور تھرلی انویسٹیگیشن کا حصہ بنا رہے ہیں. مائنڈ یو، میں ورڈ اگین یوز کر رہا ہوں، انویسٹیگیشن کا حصہ بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے آ کے کہ ہمارے پاس پروف آ گیا ہے کہ تم نے کرپشن کی ہے اور ہم تمہارے اگینسٹ کورٹ میں کیس لانچ کرنے جا رہے ہیں یا نیب عدالت میں کیس کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہم انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی کافی تھا اس کے لیے کہ اس نے ویری نیکسٹ ڈے، اس نے ایسا نہیں کیا کہ اگلے دن آئی اور اس نے ایک تقریر کی بہت لمبی اپنے چمچوں کے ساتھ کھڑے کر کے، اور اس نے کہا کہ یہاں تو ادارے ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور دیکھو میں نے کتنا کام کیا ہے اور سڑکیں بنائی ہیں اور اس میں سے پیسہ کھایا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور ہمارے تو باپ دادا کا ملک ہے، نسل در نسل ہمیں ہی حکومت کرنے کا ہے. نہ، ویری نیکسٹ ڈے اس کو شام کو پتا چلا، صبح صبح اس نے پریس کانفرنس کال کی، اور اس وقت جبکہ وہ پارلیمنٹ میں، نیو ساؤتھ ویلز پارلیمنٹ میں میجورٹی ہولڈ کرتی ہے اور وہ لیڈر بھی ہے. یہ بھی اس نے نہیں کیا کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے، کوئی نیا لا پاس کر دیں گے. نہ، سیدھا سیدھا آ کے اس نے اناؤنسمنٹ کی اور اس نے کہا کہ چونکہ میں انڈر انویسٹیگیشن جا رہی ہوں اور مجھے فارملی انفارم کیا گیا ہے کہ میرے اگینسٹ فارمل انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو دا رائٹ ڈیسیژن ٹو میک از کہ میں اپنی پوزیشن چھوڑ دوں اور میں جا کے انویسٹیگیشنز کو فیس کروں. میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ پوزیشن چھوڑوں گی. مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں پبلک ڈیسیجنز لوں، پبلک منی یوز کروں یا اس کو سپینڈ کرنے کے کوئی ڈیسیجنز کروں. میں جاؤں گی، اپنا کیس لڑوں گی اور پھر میں واپس آؤں گی اور دیکھوں گی کیا ہوگا. لیکن یہ اس نے نہیں کہا کہ میں جا رہی ہوں اور ہر حال میں آؤں گی اور ان کا منہ کالا کر دوں گی، یا چلو میرے ساتھ گاڑی میں پتھر بھر کے چلو کیونکہ مجھے انوائٹ کیا ہے تو پورا کا پوری لبرل پارٹی ایک دفعہ ایک دفتر میں پہنچ جائے. کیونکہ پاکستان کے ڈیموکریسی کے چیمپئنز اور سو کال ڈیموکریسی کو پوجنے والے تو یہی کر رہے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم جو بیری او فیرل تھا، جو وہ بندہ تھا لبرل پارٹی کا جس نے نیو ساؤتھ ویلز میں آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ لیبر پارٹی رول کر رہی تھی. اس نے فل کیمپین کر کے فرسٹ ٹائم لیبر پارٹی کو اس نے الیکشن ہرایا اور لبرل پارٹی کو پاور میں لے کے آیا. اور ود ان اے ایئرس ٹائم اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ کسی کی کوئی کرپشن، کسی کے اگینسٹ کرپشن کی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. اس بندے کی کرپشن کی انویسٹیگیشن کے تھرو کرپشن جو اینٹی کرپشن واچ ڈاگ ہے اس کو یہ بات پتا چلی کہ بیری او فیرل کو اس شخص نے جس کے اگینسٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس نے $3,000 کی کوئی شراب کی بوتل کسی برتھ ڈے پارٹی پہ یا کسی پارٹی کے ایونٹس پہ اس کو گفٹ بھیجا تھا. جب انہوں نے یہ بات فرسٹ ٹائم بیری او فیرل کو، اور یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ کوئی نہیں کہ کل پرسوں بھیجا تھا، کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے جب یہ اس کے پاس یہ خبر آئی. فرسٹ اٹیمپٹ میں بیری او فیرل نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے ایسے کسی نے ڈرنک کی کوئی بوٹل دی تھی. اب آف کورس ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا تھا. سو جو کرپشن واچ ڈاگ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم. اور ایک ہفتے کے بعد کرپشن واچ ڈاگ نے ایک تصویر بیری او فیرل کو بھیجی، اور وہ تصویر اس تھینک یو کارڈ کی تھی جو بیری او فیرل اور اس کی وائف نے اس بندے کو اس بوٹل کے اگینسٹ واپس بھیجا تھا. جیسے ہی وہ تصویر بیری او فیرل کو ملی، اگین مائنڈ یو وہ میجورٹی کے ساتھ جیتا ہوا تھا، ایزی میجورٹی تھی اس کے پاس اور وہ بہت فائٹ کر کے آیا تھا. اس نے اگلے دن صبح آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے لوگوں سے کہا چونکہ
मेरी याददाश्त की बुनियाद पर मैंने लास्ट टाइम मैं भूल गया था और मैंने एक गलत इंफॉर्मेशन करप्शन वॉचडॉग को दी है। मुझे मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था और मुझे याद होना चाहिए था, तो ऐसा कि मुझे मिला है। अब मैं अपने जो पाकिस्तान के हिसाब से चीफ मिनिस्टर का रोल है, अपने चीफ मिनिस्टर या प्रीमियर ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो सबसे बड़ी स्टेट है और सबसे रिच स्टेट है, उससे मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं जाके अपना नाम इससे क्लियर करूंगा। और जाते जाते वो ये भी कह गया कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जाऊंगा और वापस आऊंगा, मैं बस अब जा रहा हूं, मेरे बाद और भी लोग हैं जो इस चीज को मेरी जगह आ सकते हैं। और अगले दिन इलेक्शन हुआ पार्टी में और कोई दो लोगों ने कंपीट किया और कोई और जो है वो नया प्रीमियर बन गया। अब ये सारे किस्से सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है सिडनी में। जो बात जिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैं करना चाह रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, वो ये कि मैं बहुत सुनता हूँ हमारे लोगों से, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से, मुसलमानों से, कि भाई हमारी बड़ी वैल्यूज हैं, हमारी बड़ी वैल्यूज हैं, ये दूसरे मुल्कों, मगरिब के मुल्कों की तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, इनकी तो कोई इकदार ही नहीं है, इनके तो कोई इखलाक ही नहीं है। क्या वैल्यूज हैं आपकी? आपकी ये वैल्यूज हैं कि आपके पास जो चोर हैं वो दन दनाते सड़कों पे फिरते हैं और उनके साथ लाख लाख आदमी, 20-30 हजार आदमी सड़कों पे उनके पीछे आ जाता है, ये आपकी वैल्यूज है? या आपकी ये वैल्यूज हैं कि एक शख्स की नंगी वीडियोस बाहर आ गई हैं और हर कोई कहता फिर रहा है कि ये उसकी पर्सनल इशू है? अगर उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये काम किया होता, वो कोई पब्लिक ऑफिस में नहीं बैठा होता, तो मैं भी कहता कि ठीक है यार, ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन एक शख्स ने गवर्नमेंट की एक पोजीशन लेके, गवर्नर का रोल लेके उसको मिस यूज किया, दूसरों को अब्यूज किया, और पूरा मुआशरा जो है चुप करके बैठा हुआ है। और जो आपका मीडिया है वो दड़ादड़ उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज दिखा रहा है। जो कन्विक्टेड लोग हैं, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, उनकी आप तकरीरें सुन रहे हो और आप फिर कहते, और लोग ये नहीं कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है, लोग एक्सक्यूजेस निकालते हैं। यहां पे अभी कोई उस पर कोई एक्विजिशन भी लॉन्च नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई है। पाकिस्तान में तो कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट कर दिया है कि ये चोर हैं, और उसके बावजूद मैं अपने इर्द गिर्द बेतहाशा लोगों को देखता हूं और जिनको मैं समझता हूं कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी तौजीहात पेश कर रहे होते हैं कि यार ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, जो जैसा भी है। लेकिन खुदा के वास्ते अपनी वैल्यूज को समझे, इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट को समझे। अगर कोई शख्स चोरी कर रहा है, अगर किसी को सजा मिल गई है, तो 240 मिलियन पीपल्स में आपके पास और लोग नहीं है जो लीडर बन जाए? आप क्यों मसर हैं इसी बात पे कि यही शख्स, इसी खानदान का शख्स जो है वो आएगा? सोचें इस बात को। और ये बात सोच सोच के मेरा दिल जलता है कि लोगों के अंदर कोई एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जो अभी रिसेंट फसाना हुआ है जुबैर उमर का, उसमें लोग इस बहस में पड़े हैं कि वीडियो फेक है कि नहीं फेक है। इस बहस में नहीं पड़ रहे कि ये कितनी गलत काम है। एक शख्स ने पब्लिक ऑफिस यूज किया है और उसको अब कम से कम कौम के सामने आके शर्मसार होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं तो खुदा के वास्ते हमारे मुंहों पे आके टीवी पे हमें लेक्चर देना बंद कर दो। लेकिन नहीं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और ऐसी बेतहाशा मिसालें हैं। सो मैं आज का प्रोग्राम इसी टॉपिक पे खत्म करना चाहता हूं कि हमें अपने गिरेबानों में देखने की जरूरत है। हम बिल्कुल भी वो चीज नहीं कर रहे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे अंदर अमीरों के लिए अलग रूल होंगे और गरीबों के लिए अलग रूल होंगे तो तुम तबाह हो जाओगे। अपने आसपास देखें, और अगर आपको तबाही नजर नहीं आती तो फिर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अजाब है अल्लाह का। ना सिर्फ उसने आपको तबाह कर दिया है, नीस तो नाबूद कर दिया है, जलील और ख्वार कर दिया है, पर सबसे बड़ी जो उसने अजाब हमारी कौम पे नाजिल किया है वो ये कि हमें हमारी आंखों पे पट्टियां बांध दी, हमारे कानों में पता नहीं क्या पिघला के डाल दिया है कि ना हमें बुरी बात सुनाई देती है, ना हमें बुरी बात नजर आती है, और हम लोगों को अंधी तकलीफ करते चले जाते हैं। ये सोचने की बात है। ये मेरा टॉपिक था आज डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक मैं लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर
डॉक्टर अली सरफराज साहब को अपने साथ, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। उनसे सीखेंगे कि उन्होंने जब वो बहुत अरसे पहले, हमसे बहुत अरसे पहले ऑस्ट्रेलिया आए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसा पाया, उन्होंने वो क्या रोल प्ले किए कि वो इवेंचुअली कम्युनिटी लीडर बन गए, उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया और उनका इतना कंट्रीब्यूशन है एज एन ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी सिटीजन। और मैं उनसे इंटरव्यू इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक इंस्पिरेशन है कि जिनसे हम, जो आज के दौर के पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस हैं जो यहाँ रह रहे हैं और जो इस मुल्क को अपना घर समझ रहे हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं और उनसे क्या बातें हम कैप्चर कर सकते हैं कि हम जहां तक वो इस हमारी कम्युनिटी को लेकर गए हैं, हम उससे 10 कदम आगे अगले 10 से 20 साल में अपनी कम्युनिटी को ले जाएं। सो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट इतवार को रात 9 बजे सिडनी के टाइम और 4 बजे पाकिस्तान के टाइम, और हम ये लाइव सेशन करेंगे डॉक्टर अली के साथ। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।